नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। बात सिर्फ एक कविता की नहीं हो रही है, बल्कि मीडिया के इतिहास में हुई एक बहुत बड़ी क्रांति की है। आज हम 20वीं सदी के महान कवि डायलन थॉमस और उनकी बेहद भावुक कविता फर्न हिल के बारे में गहराई से जानेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे यहीं से आधुनिक ऑडियोबुक इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। साहित्य, पुरानी यादें और इतिहास सब कुछ एक साथ जुड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। समय ने मुझे हरा और मरता हुआ जकड़ लिया। डायलन थॉमस की कविता फर्न हिल की ये आखिरी लाइन सच में सीधे दिल पर जाकर लगती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि बचपन के उस सुनहरे दौर के छिन जाने का एक गहरा एहसास है। एक ऐसी मासूमियत जिसे समय छीन लेता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हम सभी ने कभी न कभी इस बात को महसूस किया है कि बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, है ना? तो आज की इस चर्चा को हम कुछ ऐसे आगे बढ़ाएंगे। पहले बात करेंगे फर्न हिल के उस हरे और सुनहरे खेत की, फिर इसके साहित्यिक विलाप और उत्सव को समझेंगे। इसके बाद समय और कविता के उपकरणों पर नजर डालेंगे और फिर जानेंगे कैडमॉन ऑडियो क्रांति और बोले गए शब्दों की इस विशाल विरासत के बारे में। पहला भाग, हरा और सुनहरा खेत। आइए सबसे पहले उस असली जगह की ओर चलते हैं जहां से शानदार कविता को जन्म मिला, वेल्स की वो जगह जिसे फर्न हिल कहा जाता था। अब यहां एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। डायलन थॉमस की यादों का फर्न हिल और असल फर्न हिल, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। असल में ये घर एक पूर्व जल्लाद से किराए पर लिया गया था। बिल्कुल खस्ताहाल, सीलन भरा, सड़ी हुई लकड़ियों वाला और बाहर एक कच्चे शौचालय के साथ। मतलब कोई सुख सुविधा नहीं। लेकिन जरा कविता में देखिए, थॉमस अपनी यादों के जादू से इस जर्जर जगह को एक खुशहाल घर में बदल देते हैं। घास से भी हरा, स्वर्ग जैसा मासूमियत से भरा, एक ऐसा परिदृश्य जहां वो खुद को किसी राजकुमार से कम नहीं मानते थे। दूसरा भाग, विलाप और उत्सव। इस विरोधाभास को देखने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि ये कविता साहित्य की पुरानी परंपराओं में कैसे फिट बैठती है। साहित्य में एक शब्द होता है शोक गीत या एलेजी। ऐतिहासिक तौर पर ये किसी करीबी की मृत्यु या जिंदगी के किसी बड़े दुख पर लिखे गए विलाप को कहते हैं। लेकिन इसकी एक खासियत होती है, कविता के अंत में कवि को किसी न किसी विचार में शांति या सांत्वना मिल ही जाती है। इस ढांचे को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम समझ पाएंगे कि थॉमस ने अपने दुख को पन्नों पर कैसे उतारा है। इसे थोड़ा और बारीकी से समझने के लिए चलिए एक तुलना करते हैं। 1637 में जॉन मिल्टन ने लिसिडास नाम का एक शोक गीत लिखा था। उन्होंने अपने दोस्त की मौत पर शोक मनाया, लेकिन अंत में उन्हें ईसाई धर्म के पुनरुत्थान के विचार में एक उम्मीद मिल गई। वहीं दूसरी तरफ 1945 में डायलन थॉमस का फर्न हिल देखिए। यहां किसी इंसान की मौत का नहीं, बल्कि खोए हुए बचपन का विलाप है। और थॉमस का नजरिया यहां बहुत ही निराशावादी है। उनके लिए बचपन का चले जाना एक ऐसा सच है जिसे कभी पलटा नहीं जा सकता। कोई पुनरुत्थान नहीं है, समय बस एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। तीसरा भाग, समय और देहाती उपकरण। चलिए अब साहित्य के इतिहास से थोड़ा आगे बढ़कर उस कारीगरी को देखते हैं जिसके इस्तेमाल से थॉमस ने इस शोकगीत को बुना है। जब हम इसके अकादमिक विश्लेषण को देखते हैं तो एक कला प्रकृति द्वैत यानी आर्ट नेचर बाइनरी उभरकर सामने आती है। थॉमस ने पैथेटिक फैलेसी का बड़ा ही शानदार इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है बेजान चीजों या प्रकृति में इंसानी भावनाओं को दिखाना, जैसे कि घास का खुश होना या घर का गीत गाना। इन्हीं देहाती अतिशोक्तियों यानी बढ़ा चढ़ाकर की गई बातों के दम पर ही तो वो एक साधारण से सीलन भरे फार्म को एक जादुई और पौराणिक दुनिया में बदल देते हैं। अब सुनने में तो ये कविता पुरानी यादों के किसी बेतरतीब बहाव जैसी लगती है ना, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी संरचना एक बहुत ही सख्त ग्रिड पर टिकी है। इसमें कुल 6 श्लोक हैं और हर एक में ठीक 9 पंक्तियां हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर श्लोक की संबंधित पंक्तियों में अक्षरों यानी शब्दांशों की गिनती बिल्कुल एक समान है। इसके साथ ही इसमें एक बहुत ही जटिल आंतरिक तुकबंदी भी है जो वेल्श काव्य परंपरा से प्रेरित है। मतलब इस आज़ाद सी लगने वाली कविता की लय को एक बहुत ही सख्त ढांचे ने संभाल रखा है। और इस पूरी संरचना में सबसे खास बात यह है कि समय यहाँ कोई अमूर्त विचार या बस एक कॉन्सेप्ट नहीं है। समय इस कविता का एक जीता जागता पात्र है। शुरुआत में समय एक बहुत ही दयालु और उदार दोस्त जैसा लगता है जो बच्चे को खेलने की पूरी आज़ादी देता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समय का रवैया बदल जाता है। वो एक दोस्त से बदलकर एक सख्त जेलर बन जाता है जो अंततः नायक को अपनी जंजीरों में जकड़ लेता है। चौथा भाग, कैडमॉन ऑडियो क्रांति।
अब हम कविता की गहराइयों से निकलकर इतिहास के एक ऐसे शानदार संयोग की बात करेंगे जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी कुछ यूं है। साल 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की दो युवा छात्राओं ने मिलकर कैडमॉन रिकॉर्ड्स नाम का एक नया रिकॉर्ड लेबल शुरू किया। उनका आइडिया एकदम नया था, कवियों की आवाज में उनकी ही कविताएं रिकॉर्ड करना। न्यूयॉर्क के स्टीनवे हॉल में थॉमस की उस पहली रिकॉर्डिंग ने ही असल में आज की मॉडर्न ऑडियो बुक इंडस्ट्री की नींव रख दी थी। हालांकि बेहद दुख की बात है कि इसके महज 1 साल बाद 39 वर्ष की आयु में थॉमस का निधन हो गया। लेकिन ये शुरुआत इतनी दमदार थी कि आगे चलकर 1987 में इसे पब्लिशिंग की दुनिया के दिग्गज हापर कॉलिंस ने खरीद लिया। और पता है, इस ऑडियो बुक क्रांति की शुरुआत के पीछे का किस्सा कितना मजेदार और इंसानी है। 22 फरवरी को छुट्टी का दिन था और थॉमस रिकॉर्डिंग के लिए लेट पहुंचे। ऊपर से कमाल की बात यह कि वो अपनी किताबें ही घर भूल आए थे। अब उनके पास रिकॉर्ड करने के लिए कुछ था ही नहीं। तब निर्माताओं को याद आया कि थॉमस ने हार्पर्स बाजार नाम की मैगजीन में कुछ लिखा था। छुट्टी के दिन बंद दुकानों के बीच उस मैगजीन को ढूंढने के लिए गजब की भागदौड़ मची। आखिरकार वो मैगजीन मिली और थॉमस ने बिना किसी रिहर्सल के ए चाइल्ड्स क्रिसमस इन वेल्स को इतने बेहतरीन और बेदाग तरीके से पढ़ा कि वह इतिहास की सबसे महान रिकॉर्डिंग्स में से एक बन गई। 5वां और आखिरी भाग, बोले गए शब्दों की विरासत। उस दिन इत्तेफाक से जो चिंगारी उठी थी वो आज एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। 11, जी हाँ, महज एक संख्या नहीं, ये द कैडमॉन कलेक्शन में डायलन थॉमस के रिकॉर्ड की गई कॉम्पैक्ट डिस्क की कुल संख्या है। ये कोई छोटा मोटा कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी विरासत है जिसे सहेज कर रखा गया है। ये हमें बताता है कि एक इंसान की आवाज़ में कितना जादू और गहराई हो सकती है, जो दशकों बीत जाने के बाद भी इतनी बड़ी श्रवण विरासत को जिंदा रखे हुए है। इस बात की गवाही द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कोट बखूबी देता है। इसमें कहा गया है कि डायलन थॉमस की आवाज़ ने साहित्यिक इतिहास में एक नया आयाम जोड़ा है और वे आधुनिक साहित्य में कविता के रचयिता और वक्ता दोनों के रूप में याद रखे जाएंगे। सच में उन्होंने सिर्फ कागज़ पर शब्द नहीं उकेरे, बल्कि लिखित पन्नों और उसे बोलकर सुनाने के बीच की जो दूरी थी, उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। उनकी आवाज़ का वो असर था जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। तो इस सफ़र को ख़त्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। फर्न हिल में थॉमस ने इस बात का अफसोस जताया कि समय ने उनका बचपन छीन लिया। लेकिन जरा सोचिए, क्या उसी समय को उन्होंने अपनी रिकॉर्ड की गई आवाज़ में हमेशा के लिए कैद नहीं कर लिया? क्या उन्होंने अपनी आवाज़ के जरिए उस उड़ते हुए समय पर हमेशा के लिए जीत हासिल नहीं कर ली? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी कविताएं पढ़ने और उनकी आवाज़ सुनने के बाद बहुत देर तक हमारे साथ रहता है। इस दिलचस्प और ऐतिहासिक सफ़र में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।